अक्सर एक आम धारणा होती है कि पितृसत्ता यानी पेट्रियार्की सिर्फ और सिर्फ महिलाओं को नुकसान पहुंचाती है, राइट? पर क्या सच में ऐसा है? जब हम इस रिजिड सोशल सिस्टम की गहराई में जाते हैं ना, तो सच्चाई काफी अलग और सच कहूं तो हैरान करने वाली निकल कर आती है। आज के इस विश्लेषण में हम इसी पेट्रियार्की के कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझेंगे। ये कोई ऐसा नियम नहीं है जो अचानक कहीं से आ गया हो, बल्कि ये एक पूरा का पूरा ढांचा है जो हमारी सोच, हमारे फैसले और यहाँ तक कि हमारी आज़ादी को कंट्रोल करता है। तो आइए इस विषय को पूरी तरह से एक्सप्लोर करते हैं और देखते हैं कि आखिर ये सिस्टम काम कैसे करता है। आज का हमारा रोड मैप कुछ इस तरह दिखेगा। हम द मीनिंग ऑफ पेट्रियार्की, एसेट्स, लायबिलिटीज एंड जेंडर रोल्स, द हिडन कॉस्ट फॉर मेन, ऑपरेशन एंड वेस्टेड पोटेंशियल, द साइकिल ऑफ इनइक्वालिटी और आखिर में ब्रेकिंग द पेट्रियार्कल सिस्टम पर बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सेक्शन 1, द मीनिंग ऑफ पेट्रियार्की, डिफाइनिंग द सिस्टम। सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि जेंडर की तरह ही ये सिस्टम भी एक सोशल कंस्ट्रक्ट है, यानी इसे सोसाइटी ने खुद अपने फायदे और कंट्रोल के लिए बनाया है। तो बेसिकली पेट्रियार्की एक ऐसा सोशल सिस्टम है जहां मेन यानी मर्दों के पास पावर और कंट्रोल होता है, और जब किसी परिवार या समाज का मुखिया एक पुरुष होता है तो उस मेल हेड को हम पेट्रियार्क कहते हैं। अब इसका मतलब सिर्फ ये नहीं कि वो डिसीजन लेगा, इसका सीधा मतलब ये है कि रिसोर्सेज, पैसा और परिवार की दिशा सब कुछ उसी के हाथ में होगा। ये कॉन्सेप्ट प्रैक्टिकली मर्दों को एक सुपीरियर पोजीशन पर बिठाता है और बाकी सबको सबऑर्डिनेट बना देता है। अब एक पल के लिए इसके बिल्कुल ऑपोजिट सिस्टम के बारे में सोचिए, जिसे हम मेट्रियार्की कहते हैं। यहाँ पावर और कंट्रोल वुमेन के पास होता है और मुखिया एक मेट्रियार्क होती है। आपको पता है, दुनिया में ऐसी कुछ सोसाइटीज आज भी एग्जिस्ट करती हैं। इसका जिक्र हम यहाँ क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये क्लियरली दिखाता है कि ये दोनों ही सिर्फ बनाए गए सोशल सिस्टम्स हैं। इंसान बायोलॉजिकली किसी एक सिस्टम के लिए प्रोग्राम्ड नहीं है। ये पूरी तरह इस बात पर निर्भर करता है कि सोसाइटी में ताकत आखिर किसको दी गई है। सेक्शन 2, एसेट्स, लायबिलिटीज एंड जेंडर रोल्स, हाउ सोसाइटी असाइंस वैल्यू। आइए देखते हैं कि ये सिस्टम हमारी डेली लाइफ में अलग अलग रोल्स असाइन करके कैसे अप्लाई होता है। ये टेबल देखिए, ये इस फर्क को ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट करती है। एक तरफ मर्दों को फाइनेंशियल अर्नर का रोल देकर उन्हें एक एसेट या संपत्ति की तरह देखा जाता है। ये माना जाता है कि लड़के वंश को आगे बढ़ाएंगे, प्रॉपर्टी के हकदार होंगे। वहीं दूसरी तरफ हिस्टोरिकली विमेन को सिर्फ होम मेकर का रोल देकर एक लायबिलिटी या बोझ मान लिया गया, क्योंकि उन्हें दूसरे के घर जाना है और उनके साथ दहेज जैसी प्रथाएं जुड़ी हैं, तो उन्हें एक ऐसी जिम्मेदारी मान लिया गया जिसे बस छुटकारा पाना है। ये वैल्यूज बिल्कुल अनजस्ट हैं। ये लिटरली इंसानों को एक इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन में बदल देती हैं। लेकिन इन पुराने पेट्रियार्कल व्यूज के बावजूद हमारी मॉडर्न और कॉन्स्टिट्यूशनल रियलिटी को समझना एब्सोल्युटली क्रूशल है। विमेन किसी की प्रॉपर्टी नहीं है, वो कंप्लीटली इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल्स हैं और हर मायने में बराबर की पार्टनर्स हैं। इस रियलिटी को डीपली समझना आज के दौर में सबसे ज़रूरी कदम है, क्योंकि यही वो बुनियाद है जो एक बराबरी के समाज का निर्माण करती है। सेक्शन 3, द हिडन कॉस्ट फॉर मेन, अनवांटेड एक्सपेक्टेशंस। अब यहाँ एक बड़ा ट्विस्ट है। जिनको इस सिस्टम का फायदा मिलता हुआ लगता है, उनके लिए भी एक हिडन रिस्ट्रिक्टिव कैच है। जरा सोचिए, एक लड़के पर बचपन से ही कैसा प्रेशर होता है। उसे हमेशा माचो और स्ट्रांग दिखना है। लड़के रोते नहीं, ये बात इतनी बार बोली जाती है कि उन्हें अपने इमोशंस एक्सप्रेस करने से पूरी तरह रोक दिया जाता है। अगर किसी लड़के का पैशन डांस, म्यूजिक या कुकिंग में है तो उसे नीचा दिखाया जाता है और मिलिट्री या इंजीनियरिंग जैसे हार्डकोर प्रोफेशंस की तरफ धकेला जाता है। ये सिस्टम लिटरली उनकी करियर चॉइसेस और उनकी इमोशनल हेल्थ को बुरी तरह लिमिट करता है। मर्दों को भी इस सिस्टम में एक खास सांचे में ढलना ही पड़ता है। और सोसाइटी का ये जो मेल एयर यानी लड़के की चाह को लेके ऑब्सेशन है ना, ये परिवार पर और भी बुरा असर डालता है। लड़के की आश में फैमिलीज लगातार बड़ी होती चली जाती हैं। इस प्रोसेस में ना सिर्फ उन अनवांटेड डॉटर्स को निग्लेक्ट फेस करना पड़ता है, बल्कि पूरे परिवार का वेलबींग खतरे में पड़ जाता है। ये एक ऐसी ट्रेजेडी है जो सदियों से हमारे समाज को खोखला कर रही है। सेक्शन 4, ऑपरेशन एंड वेस्टेड पोटेंशियल, द टोल ऑन वुमेन। अब वापस आते हैं उन डायरेक्ट डिसएडवांटेजेस पर जो विमेन रोजाना फेस करती हैं। एक बहुत बड़ा कड़वा सच ये है,
समान काम के लिए पुरुषों को नौकरी और ज्यादा सैलरी मिलने के चांसेस कहीं ज्यादा होते हैं। अब ये इसलिए नहीं क्योंकि वो ज्यादा काबिल हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि एक गहरा सिस्टेमिक बायस एग्जिस्ट करता है। एम्प्लॉयर्स अक्सर ये अज्यूम कर लेते हैं कि विमेन प्रेगनेंसी या फैमिली नीड्स के लिए लीव लेंगी। इसे प्रेगनेंसी पेनल्टी भी कहा जाता है, जिसके चलते इक्वल हायरिंग और प्रमोशंस में उन्हें जानबूझकर पीछे छोड़ दिया जाता है। इसके नतीजे महिलाओं के लिए सच में डेविस्टेटिंग होते हैं। उनकी इच्छाओं को दबा दिया जाता है। एकेडमिक्स और स्पोर्ट्स में जो उनका इतना ज़बरदस्त पोटेंशियल होता है, वो लैक ऑफ सपोर्ट की वजह से वेस्ट हो जाता है। उन पर जेंडर बेस्ड वायलेंस का खतरा कहीं ज़्यादा होता है। और सबसे बड़ा नुकसान देखें तो वो है इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और कल्चरल पावर स्पेसेस से उनका सिस्टमैटिक एक्सक्लूजन। ज़रा सोचिए, जब फैसले लेने की टेबल पर महिलाएं होंगी ही नहीं, तो उनके हक में फैसले कैसे लिए जाएंगे? सेक्शन 5, द साइकिल ऑफ इनइक्वालिटी, अ डोमिनो इफेक्ट। आखिर ये सोशल सिस्टम सालों से अपने आप को सस्टेन कैसे करता आ रहा है? ओके, इस फ्लोचार्ट को देखते हैं। ये एक डायरेक्ट चेन रिएक्शन है। शुरुआत होती है पेट्रियार्की से, जो तय करती है हमारे जेंडर रोल्स कि कौन क्या काम करेगा। इन रोल्स को बार बार निभाने से समाज में बन जाते हैं जेंडर स्टीरियोटाइप्स, जैसे कि लड़कियां वीक होती हैं और लड़के स्ट्रांग। ये स्टीरियोटाइप्स आगे चलकर लोगों के दिमाग में जेंडर बायस क्रिएट करते हैं, और यही पक्षपात सीधे तौर पर जेंडर इनइक्वालिटी यानी लैंगिक असमानता में तब्दील हो जाता है। ये एक पूरी इंटरकनेक्टेड चेन है जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक चलती ही रहती है। सेक्शन 6, ब्रेकिंग द पेट्रियार्कल सिस्टम, चैलेंजिंग द माइंडसेट। क्या इस चेन को तोड़ा जा सकता है? बिल्कुल। यहाँ एक बहुत ज़रूरी इंसाइट ये है कि इंसान जब पैदा होता है तो वो बिल्कुल न्यूट्रल होता है। कोई भी नेचुरली वायलेंट या माचो होकर पैदा नहीं होता। ये बिहेवियर पूरी तरह से सोसाइटी से सीखा जाता है। हमारे एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन, जैसे हमारी फैमिली, पड़ोस और मीडिया, हमारे अंदर ये चीज़ें डालते हैं। अगर सोशलाइजेशन ही फॉल्टी है तो एग्रेसिव बिहेवियर जन्म लेता है। पर इसकी अच्छी बात यह है कि जो सीखा गया है उसे अनलर्न भी किया जा सकता है। तो इसका एक्चुअल सोल्यूशन क्या है? शुरुआत बॉयज़ और गर्ल्स के लिए एक बराबरी वाली अपब्रिंगिंग यानी इक्विटेबल सोशलाइजेशन से करनी होगी। बचपन से ही उन्हें समान नज़रिए से देखना होगा। स्कूल करिकुलम्स में जेंडर इक्वालिटी को पढ़ाना बहुत ज़रूरी है। बच्चों को सही वक्त पर टारगेटेड गाइडेंस और काउंसलिंग मिलनी चाहिए, और इसके साथ ही बराबरी लाने वाले गवर्नमेंट और एनजीओज़ के इनिशिएटिव्स को एक्टिवली सपोर्ट करना होगा। एक बैलेंस सोसाइटी बनाने के लिए एजुकेशन और बेटर अपब्रिंगिंग ही सबसे बड़े हथियार हैं। तो इस विश्लेषण को मैं एक आखिरी सवाल के साथ खत्म करना चाहूंगी, जो हम सबको सोचना चाहिए। अगर पेट्रियार्की हर किसी को ये बताती है कि उन्हें कैसा होना चाहिए, तो क्या इसे पूरी तरह डिसमेंटल करने से हर इंसान को अपनी असली पहचान के साथ जीने की, द फ्रीडम टू जस्ट बी देमसेल्व्स, आज़ादी नहीं मिल जाएगी? ये वो मुद्दा है जिस पर हम सबको मिलकर काम करना है, ताकि ट्रू जेंडर इक्वालिटी सच में एक हकीकत बन सके।